फर्जी डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य के काली करतूतों को तो आप जान चुके हैं, लेकिन आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि वो शख्स कई वर्षों से लोगों के हार्ट का ऑपरेशन कर रहा था। उसके पास इसकी योग्यता नहीं थी। नरेंद्र के सर्टिफिकेट फर्जी पाए गए हैं और मेडिकल सिस्टम के इस फर्जीवाड़े पर और बातचीत करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको हम और दिखा देते हैं। एंजियोग्राफी करने के लिए 50,000 रुपये का अमाउंट उन्हें जमा करवाया मेरे से। यहाँ के डॉक्टर ने उनको इंजेक्शन प्रिस्क्राइब किए, वो इकट्ठे शायद पहली बार में 2 और सेकंड टाइम में 6। एंजियोग्राफी के लिए ले गए, वहाँ किसी से पूछा भी नहीं, ऑपरेशन कर दिया। और उसके बाद थोड़ा पिताजी बोले कि हमको सांस रुक रही है हमारी, तो उसके बाद डॉक्टर लोगों ने भगा दिया हमको बाहर अस्पताल से। फर्जी डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य यादव के गुनाहों की लिस्ट लंबी है। उसने न जाने कितने परिवारों को न भूलने वाला दर्द दिया। दमोह से सिविल वार्ड निवासी इजराइल खान पुलिस इंस्पेक्टर थे। मिशन हॉस्पिटल में उनका इलाज फर्जी डॉक्टर ने ही किया था। इजराइल की बेटी बताती है कि उसके पिता को एक साथ 8 इंजेक्शन दिए गए थे, जिसके तुरंत बाद उनका देहांत हो गया था। यहाँ के डॉक्टर ने उनको इंजेक्शन प्रिस्क्राइब किए, वो इकट्ठे शायद पहली बार में 2 और सेकंड टाइम में 6, और वो रात 16-17 डेट की नाइट थी। तो वो अब जैसे लगे हों, पर उनको लगे थे पूरे 8। उसी से पापा की जो हार्ट बीट नील हुई है, फिर उसके बाद से रात 2:30 बजे के बाद से पापा फिर नहीं, मतलब कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया उनने फिर सुबह तक। और फिर थोड़ी देर बाद उनने उनको वेंटिलेटर पे भी रखने का बोला कि वेंटिलेटर पे रखेंगे, और उसके आधा घंटे बाद डिक्लेयर कर दिया कि अब पापा जी नहीं रहे। दमोह के पास मुड़िया गांव में रहने वाले कृष्णा पटेल ने अपने दादाजी आसाराम पटेल का इलाज फर्जी डॉक्टर नरेंद्र यादव से करवाया था। इसी साल जनवरी में आसाराम पटेल को सीने में दर्द के बाद मिशन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। कृष्णा पटेल कहते हैं कि नरेंद्र यादव ने उनके दादा का गलत तरीके से इलाज किया था। डॉक्टर साहब से बहस हुई, क्योंकि उन्होंने जो एंजियोग्राफी की उसकी रिपोर्ट उन्होंने मौखिक तौर पर हमें बताई, ना कि हमें लिखित रूप से या डायग्नोस करके डीवीडी जो मिलती है वो कुछ नहीं दी। बहुत बहस करने के बाद पेशेंट को डिस्चार्ज करने के लिए बहुत बहस हुई। उसके बाद उन्होंने बड़ी मुश्किल से 1-1:30 बजे हमारे पेशेंट को डिस्चार्ज किया, और यहाँ से लेकर हम उनको गोल्डन हार्ट हॉस्पिटल जबलपुर पहुँचे, जहाँ उनका इलाज हुआ और ना उनको ओपन हार्ट सर्जरी की आवश्यकता पड़ी, स्टेंट डले और वो स्वस्थ हो गए, आज स्वस्थ हैं। दमोह शहर से करीब 25 किलोमीटर दूर भरतला गांव के राजपूत परिवार को भी अब आभास हुआ कि उनके परिवार के मुखिया मंगल सिंह की ठीक इलाज नहीं होने से मौत हो गई। हम लोग अस्पताल गए तो डायरेक्ट बोला कि मतलब चेकअप किया कर लोग ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऑपरेशन करना है और पैसों कुछ 10-20 हज़ार पैसों की ज़रूरत कर लीजिए आप। फिर बस उसके बाद वो एंजियोग्राफी के लिए ले गए, वहाँ किसी से पूछा भी नहीं, ऑपरेशन कर दिया। और उसके बाद थोड़ा पिताजी बोले कि हमको सांस रुक रही है हमारी, फिर उसके बाद डॉक्टर लोगों ने भगा दिया हमको बाहर अस्पताल से, अंदर से बाहर कर दिया। फिर उसके बाद में उन्होंने वेंटिलेटर पे लगा दिया। आपको बताया था कि वेंटिलेटर पे लगा रहा है? नहीं बताया नहीं बताया। और आयुष्मान कार्ड लगाया तो उसमें से भी नहीं बताया कितने पैसे निकाल लिए, और पता नहीं कि कितने निकाले। ये वो लोग हैं जिन्हें फर्जी डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य ने धोखा दिया। इलाज के नाम पर जिनके परिवार वालों को ठगा गया। देश के अलग अलग राज्यों में न जाने ऐसे कितने लोग होंगे जिन्हें इस फर्जी डॉक्टर ने इलाज के नाम पर रुलाया होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो शख्स वर्षों से लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहा था, उसके ज्यादातर सर्टिफिकेट नकली पाए गए हैं। अब तक की जांच में नरेंद्र को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। नरेंद्र विक्रमादित्य मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड नहीं है। नरेंद्र यादव के मेडिकल दस्तावेज भी रजिस्ट्रेशन साइट पर नहीं है। मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिल में भी रजिस्ट्रेशन का कोई अता पता नहीं है। तेलंगाना में भी रजिस्ट्रेशन नहीं मिला है। ये एफआईआर है, उस पर हमने पहले ही एफआईआर के साथ ही काम करना शुरू कर दिया था, और हमारी साइबर की टीम ने और हमारी जो टीमें रवाना हुई थी पकड़ने में, उन्होंने बहुत शानदार काम करते हुए उसको तत्काल प्रयागराज से गिरफ्तार कर लिया है। जो इसमें आरोपी है उससे कुछ वहाँ पर कुछ फाइलें और कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी बरामद हुए हैं। सवाल है कि एक डॉक्टर शहर शहर घूमकर मौत बांटता रहा। कई अस्पतालों में उसने नौकरी की, लेकिन किसी भी जगह उसके कागजात को वेरीफाई करने की कोशिश नहीं की गई।
नियमों के मुताबिक किसी भी नए डॉक्टर के दस्तावेजों की जांच मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी को करनी चाहिए, मगर ऐसा लगता है कि नरेंद्र विक्रमादित्य के मामले में लापरवाही बरती गई। सर, हमारे पास उनकी जो डिग्रियां दी गई हैं वो कार्डियोलॉजिस्ट की दी गई हैं और वो एजेंसी के माध्यम से उपलब्ध कराई गई हैं। अब वो क्या हैं और क्या नहीं है, इसी संबंध में तो जांच चल रही है। एजेंसी पर क्या आप मतलब आपने आँख बंद करके एजेंसी पर भरोसा किया जो किया जाना चाहिए? जी। रिकॉग्नाइज्ड एजेंसी है वो, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड एजेंसी। कौन सी एजेंसी थी और क्या अब आप उस पर भरोसा करेंगे? अब तो बिल्कुल नहीं करेंगे सर, इसलिए हमने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी थी भोपाल में लगभग 20 मार्च के आसपास। उस एजेंसी के खिलाफ शिकायत दर्ज कर चुके हैं। नरेंद्र ने सिस्टम की लापरवाही का खूब फायदा उठाया और बिना किसी खौफ के लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करता रहा। नरेंद्र ने दावा किया है कि उसने 1996 में उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय से MBBS की डिग्री और 2001 में सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल लंदन से MRCP की डिग्री हासिल की है, लेकिन अब उसके सारे दावे गलत साबित हो रहे हैं। नरेंद्र विक्रमादित्य ने कहां से पढ़ाई की ये अभी साफ नहीं है, क्योंकि आंध्र प्रदेश मेडिकल कॉलेज से जारी कथित MBBS की डिग्री फर्जी है। बताया जा रहा है कि विक्रमादित्य का MBBS रजिस्ट्रेशन नंबर एक महिला डॉक्टर का निकला है। MD और कार्डियोलॉजिस्ट की डिग्री में कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। बिलासपुर के बाद नरेंद्र विक्रमादित्य यादव कहां गया और किन अस्पतालों में नौकरी की, इसका रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है। जो भी घटना सबकी जानकारी में है, हमारी सरकार उसके ऊपर कठोर कार्रवाई कर रही है और ये हमारी सरकार का भारत सरकार के साथ लगातार इस प्रकार की व्यवस्थाओं में आपने देखा होगा कि हमने हर एक वो कमियां या गलतियां या छिपी हुई बातें जिससे कहीं कोई चूक हो रही है उससे तुरंत त्वरित एक्शन। फर्जी डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य यादव लोगों की आंखों में धूल झोंककर उनकी जान से खेलता रहा है। सिर्फ दमोह ही नहीं, नरसिंहपुर और छत्तीसगढ़ में भी उसने हार्ट की सर्जरी की है। दावा किया जा रहा है कि इन जगहों पर भी मरीजों की मौत हुई है। फर्जी डॉक्टर के इलाज में मौत का ये कोई पहला मामला नहीं है। ऐसे मामले देश के अलग अलग हिस्सों से समय समय पर आते रहते हैं। इसके बावजूद फर्जी डॉक्टरों के धंधे पर अब तक लगाम लगाने में सरकार नाकाम रही है। हाँ, अश्विनी जी कुछ कह रहे हैं। मैं ये कह रहा था जी कि नेशनल मेडिकल काउंसिल के अनुसार जो परिभाषा है उसके अंदर अगर एक एलोपैथिक डॉक्टर आयुर्वेदिक मेडिसिन लिखता है तो वो क्वैक है। आयुर्वेदिक डॉक्टर अगर एलोपैथी की दवाइयाँ देता है तो वो क्वैक है और उसको ये लीगली विधि पूर्वक ये अलाउड नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन सेतिया साहब, ये जो केस है जिस पे आज हम आप लोगों से बात कर रहे हैं, क्या आपको ये सरप्राइज नहीं कर रहा है? क्या आप इसको कंसीडर नहीं करेंगे कि हमारे देश में डॉक्टर्स की कमी है और इसलिए फर्जी डॉक्टर जो सो कॉल्ड किसी डॉक्टर के पास रहते हैं, कंपाउंडर रहते हैं, उनको थोड़ी ट्रीटमेंट का पता चलता है और वो खुद को डॉक्टर। अब सोचिए इनके पिताजी के साथ जो हुआ, जो एक इंजेक्शन, जबलपुर गए वहाँ तक की स्टोरी सुनी आपने, उसके बाद उनके सर्जरी की बात हुई, एक इंजेक्शन दिया गया हार्ट बीट नॉर्मल करने के लिए, उसका भी ड्यूरेशन फिक्स होता है, लेकिन एक दिन को 7 या 8 इंजेक्शन दे दिया गया, ओवरडोज भी हो गया, उनकी दिक्कतें बढ़ती गई। ही इज़ नो मोर, वो हमारे बीच में नहीं है। तो ये किसकी गलती है सर? अगर डॉक्टर को सब कुछ पता है तो फिर ये लैप्स कैसे? नहीं, देखिए, अगर मेरे हिसाब से इसके अंदर सिस्टम की कमी है। अगर आप किसी भी अस्पताल, चाहे वो कोई सा भी अस्पताल हो, और मैं जैसे कि डॉक्टर मिश्रा ने भी बताया कि वो अचंभित है, मैं खुद अचंभित हूँ कि एक मिशन हॉस्पिटल में इसका मतलब डॉक्टर की क्रेडेंशियलिंग नहीं हो रही, यानी उनके लिए कोई प्रमाण पत्र नहीं लिया गया उनकी क्वालिफिकेशन का या उनके एक्सपीरियंस का, और उनको ले लिया गया जस्ट एक उनके नाम से, और वो कि वो इंग्लैंड से आए हैं, इस वजह से एक इस प्रकार की धारणा बनाई गई कि बहुत नामी गिरामी डॉक्टर हैं और बहुत ज़्यादा ट्रेंड डॉक्टर हैं, प्रशिक्षित हैं, तो इसलिए रख लिया गया। वो गलत बात है। इसके साथ मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि इन डॉक्टर साहब को जो ओरिजिनल जिनका इन्होंने इम्पर्सनेशन किया, उन डॉक्टर साहब ने पहले कॉशन भी किया था, पहले उनको चेतावनी भी दी गई थी कि आप मेरे नाम का गलत इस्तेमाल ना करें। राइट, ये नेट पे अवेलेबल है पूरा। तो इसका जो छानबीन करनी चाहिए थी इनको रखने से पहले। लेकिन मुझे एक चीज़ और अचंभित करती है कि अगर इन्होंने एंजियोग्राफी करी है तो इसका मतलब उसके अंदर कुछ ट्रेनिंग तो इनको है।
मैं पेट का विशेषज्ञ हूँ। वो MBBS थे? ना 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 ना, ये सुपर स्पेशलिस्ट की बात है। अच्छा, मैं पेट रोग का विशेषज्ञ हूँ, मैं एंडोस्कोपी तो करना जानता हूँ, लेकिन कल आप मेरे को कहें कि आप एंजियोग्राफी कर दें तो मैं नहीं कर सकता हूँ बिना ट्रेनिंग के। तो कहीं ना कहीं चाहे अधपकी ट्रेनिंग है या कुछ ट्रेनिंग है, इन्होंने करी तो है। अगर वास्तव में इन्होंने एंजियोग्राफी करी तो, चूंकि इन्होंने बताया और वो रिपोर्ट दोनों जगह पे एक सी पाई गई कि 2 आर्टरीज ब्लॉक्ड हैं और एक काफ़ी 70% ब्लॉक्ड है, वो एक सी पाई गई, तो इन्होंने शायद एंजियोग्राफी तो करी, पर कुछ करी या नहीं करी क्योंकि उसका कोई प्रमाण तो है नहीं, कोई सीडी नहीं दी गई, कोई रिपोर्ट सीडी बाद में दी गई, रिपोर्ट नहीं दिया गया, लेकिन डॉक्टर इतना कहा। खैर मुझे एक थोड़ा सा और अवेयरनेस चाहिए, आचार्य साहब इसको बेहतर समझा पाएंगे। आचार्य साहब, एक डॉक्टर अपने नाम के साथ जो है ना अपनी डिग्रीज लगाता है, और पेशेंट डॉक्टर के पास जाके, चाहे वो ठेले वाला हो, रिक्शा वाला हो, सब्जी वाला हो, किसी के पास भी अगर 10 रुपये किलो का है तो उसके पास जाके कंसेशन मांगता है, बार्गेन करता है, 1 रुपये कम कर दो। लेकिन डॉक्टर इकलौती एक पर्सनालिटी की बात हो रही है जहाँ पे अगर फीस 500 रुपये है या 5000 रुपये है, अगर उनका फीस है तो आप वहाँ बार्गेन नहीं करते हो, जाके डॉक्टर को दिखाते हो, राइट। एक हॉस्पिटल में, मिशनरी हॉस्पिटल है, इतने बड़े डॉक्टर को अपॉइंट कर रहे हो हवा बनाकर, क्या उनको आप चेक नहीं करते हो सर्टिफिकेट क्या है? क्या आपको नहीं लगता कि ये सीधा सीधा मजाक है पब्लिक हेल्थ के साथ, हमारे सिस्टम के साथ, हेल्थ केयर इंडस्ट्री के साथ? भरोसे का कत्ल किया गया। एक्चुअली ये तो अभी लाइमलाइट में आ गया है। नाउ वी आर डिस्कसिंग ऑन दिस पर्टिकुलर इश्यूज, whether the hospital administration has, how he allowed the doctor, whether he has verified his credential, whether he is a doctor by profession or he is a doctor from PhD. So all these things hospital administrations को देखना चाहिए था। जो बाहर से रिटर्न आते हैं डॉक्टर बनकर, इनको एज पर AMI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम पास कर सर्टिफिकेट मिलता है, तो भी ये डॉक्टर बनते हैं। नहीं तो बाहर से कोई डिग्री लेकर आ जाने के बाद भी इंडिया में अलाउड नहीं है। राइट, बिल्कुल सही बात है। जब तक आप मेडिकल काउंसिल का परीक्षा में पास होकर उसका सर्टिफिकेट ना मिलता है, फिर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है जिसको आपको हाईलाइट करना है, डूज एंड डोंट्स में है डॉक्टर्स के लिए। तो फिर ये सब चीज़ तो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, अभी एक चीज़ समझ लाइमलाइट में आया, ऐसा इतना बड़ा कंट्री में ऐसा बहुत सारी हॉस्पिटल है, तो वहाँ क्या नहीं होता होगा। अभी जैसे इलिटरेट पर्सन है, वकील साहब हैं, इनके ससुर इन लॉ है, अभी गांव के छोटे छोटे बंदे हैं जिनके कोई इलिटरेट है, वो भी हॉस्पिटल में जाकर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं। साथ का वो आंकड़ा है आचार्य साहब, जो इनकी सर्जरी के बाद, इस फर्जी डॉक्टर की सर्जरी के बाद मौत का, यस, नहीं आगोश में चलेगा। अब सोचिए वो आंकड़े कितने ज़्यादा होंगे। मैं स्टेज पे आ रहा हूँ, जो जिनको कुछ नहीं, लेमैन है, गरीब हैं, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ पे 1-2 डॉक्टर मिलते हैं, सीरियस केस है, फिर प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाते हैं, वहाँ पे इनको पता नहीं क्या ट्रीटमेंट होता है, क्या होता है, फिर कुछ दिन के बाद वो मर भी जाते हैं। नहीं तो ये तो रिलायबिलिटी, लोग कहते हैं कि पहले एक कॉन्सेप्ट चलता था ना कि प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाओ, कॉस्ट महंगा होगा लेकिन अच्छी सुविधा मिल जाएगी, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि ये शायद एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ये मिथ दूर करने के लिए कि प्राइवेट हॉस्पिटल हो सकता है कि डिग्री क्रॉस चेक भी नहीं करते, डॉक्टर लिख कर आए और अपॉइंट कर लिया। एडमिनिस्ट्रेशन, टोटल एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर। नाउ गवर्नमेंट हैज टू कम अप विद सर्टेन लॉ। मैं इसके सिस्टम को ज़रा समझना चाहूँगा, मैं आगे जब डिस्कशन के अगले हिस्से में बढ़ूंगा, तो डॉक्टर को अस्पतालों को भी अपॉइंट करने से पहले कोई नॉर्म्स होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, अगर है तो उसे पब्लिक क्यों नहीं किया जाए? क्योंकि जिस परिजन ने अपने को खो दिया वो तो खो गया, अब वो लौट के नहीं आ सकता। अब हम बैठ के डिस्कस कर रहे हैं कि भाई हमारे सिस्टम में दिक्कत है, लेकिन और भी डॉक्टर्स हैं फर्जी की कैटेगरी में। सर मैं आपको मैं कहूँ कि प्राकृतिक, कुलदीप जी, हार्ट अटैक की समस्या अगर आपके पास आती तो आप क्या करते? हमारा क्या, जैसे हार्ट अटैक की समस्या आती है कभी भी, हम तो उसमें साथ में क्या करते हैं, मिर्च भी खिला देते हैं, लहसुन खिलाते हैं, पर तो एट ए टाइम क्या करें? तो ये जो हाथ है हमारा पोर्शन जो है, कुछ मत सोचो, अगर आपको पता चल गया हार्ट अटैक तो आप यहाँ पे बस ऐसे जितनी ताकत आपकी खूब करिए, नील पड़ सकते हैं। लेकिन ये बचा, मैं 2 बार ऐसे बचाया, अपने पापा जी को बचाया ऐसे ही, उनको दिक्कत आ गई थी। बट ये परमानेंट इलाज नहीं, वो टेम्पररी होगा ना, कि आप उसको जैसे CPR की बात होती है ना, वो आप दे के आप किसी को ब्रीथ दे सकते हो, बट आप इनिशियली बोल रहे हो पीट के आप ये कर, लेकिन उसका, क्योंकि अगर ऐसे केस में जैसा अभी आपने केस स्टडी सुना जिनके दामाद और बेटी बैठी हुई हैं, उस केस में क्या करते हैं? अगर वो डॉक्टर की डिग्री लेकर आपके क्लिनिक पे देखकर आपके क्लिनिक पे पहुंचते तो आप क्या करते?
उसके बाद हमारा क्या जिसमें फिर प्रॉपर हमारा ट्रीटमेंट देते हैं बाकायदा उसके लिए, ब्लॉकेज खोलने के लिए। सर आपके पास इस केस को अगर मैं लेकर पहुंचूं तो आप क्या करते? सर एज ए आयुर्वेद आचार्य मेरी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि मुझे पहले मरीज के बारे में सोचना है। तो अगर ऐसी अर्जेंसी कंडीशन है तो एज सुन एज पॉसिबल एज ए गवर्नमेंट डॉक्टर मैं उसको रिफ़र करूँगा नज़दीकी प्राइमरी केयर सेंटर, जहाँ पे उसका एज सुन एज पॉसिबल एलोपैथी इलाज हो। उसको फिर उसके परिजनों को बोल सकता हूँ। अच्छा, मेरा प्रश्न अब आप दोनों से, मेरा प्रश्न आप दोनों से, कुलदीप जी से भी जितेंद्र जी से पे, अगर आप दोनों रेकमेंड कर रहे हैं एलोपैथ को इस केस में, तो भी मैंने अक्सर सुना है आपके फील्ड से जुड़े डॉक्टर्स को कि हमारी ट्रीटमेंट पद्धति एलोपैथ से ज़्यादा बेहतर होती है। क्यों? सर हम ये नहीं कह सकते हैं कि एलोपैथ से ज़्यादा बेहतर हो सकती है, बट इंटीग्रेटिव अप्रोच ले सकते हैं। जैसे हार्ट का मरीज है, उसको हार्ट अटैक क्यों आया, उसके बहुत सारे कॉज होते हैं, तो वो कॉज को डीमेरिट करने के लिए पोस्ट उसकी जो भी ट्रीटमेंट हो सकती है, अगर आयुर्वेदा में या प्राकृतिक चिकित्सा में या ट्रेडिशनल वे में वो करना चाहे तो एलोपैथी के साथ साथ आयुर्वेद दवाई ले सकता है। ठीक है, मतलब आप पैरेलली ट्रीट कर सकते हैं, मतलब प्राइमरीली जो है आपको एलोपैथ के पास जाना होगा। पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधारने में बहुत हेल्पफुल रह सकता है। ठीक है। इसमें क्या है जी, जैसे हमने अभी तुरंत कोई अर्जेंट वाला का मामला है तो उसमें क्या हमें पहले देखना है, जैसे इंपॉर्टेंट बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन अर्जेंट जो है पहले अर्जेंट देखना है, पहले लाइफ बचानी है, फिर बाद में मैं एक इस पार्ट के हिस्से को जरा मैं कंक्लूड कर दूं पहले दर्शकों के बीच में, क्योंकि डॉक्टर्स जो होते हैं ना हमारे देश में, दुनिया में भगवान का रूप होते हैं। भगवान को तो हमने देखा नहीं, लेकिन जिस डॉक्टर के पास आप पहुंचते हैं उनसे बहुत सारी उम्मीदें रहती है। आप जिस परेशानी के लिए पहुंचे आपको लगता है कि बस यही वो हैं जो आपको इस परेशानी से निकाल देंगे। और इस मंच में, इस महापंचायत में वो परिवार है जिसने अपने पिता को खो दिया। अब सोचिए जिसके सर से पिता का साया उठे उस पर क्या बीत रही होगी। और पता है क्यों खोया? क्योंकि हमारे देश में मेडिकल सिस्टम में इतनी बड़ी खामी है जिसे पूछने वाला, देखने वाला कोई नहीं है। डॉक्टर जिसे भगवान कहते हैं, वहां कोई हैवान भी भगवान का रूप बना के बहरूपिया बनता है और इलाज कर देता है। सोचिए। और एक बात, विवाद हो सकता है, पद्धतियां अलग हो सकती है, लेकिन अगर दिल से जुड़ा या फिर आपके ट्रीटमेंट से जुड़ा पद्धति है ना, तो उसमें भी सारे नेचुरोपैथी हो या आयुर्वेदा हो, वो सब कह रहे हैं कि इनिशियल आपको बेहतर इलाज चाहिए। और उस समय भी जब इनके पिता अस्पताल में उनको एडमिट कराया गया, अगर वो फर्जी डॉक्टर सही रहते, समय रहते, उनको रेफर कर देता कि पेशेंट को वहाँ ले जाए और उनका कुछ घंटा बच जाता तो शायद आज वो जिंदा होते। फर्जी डॉक्टर आपके भरोसे और आपके वक्त को भी खा रहे हैं और आपकी जान भी ले रहे हैं। अब मैं आता हूँ मिश्रा जी के पास। मिश्रा जी, मेरा एक प्रश्न है, चूँकि आप एम्स से जुड़े रहे, एम्स को आज भी भारत के तो अलग अलग हिस्से से लोग आते हैं। सर, प्राइवेट हॉस्पिटल्स इतने बड़े बड़े आ गए, इसको कैसे श्योर किया जाए कि वहाँ जो डॉक्टर्स बड़े नाम के साथ अपॉइंट किए गए हैं वो जेन्युइन हैं? अब तो क्वेश्चन उठेगा ना सर? नहीं, मैं समझता हूँ ये प्रश्न नहीं उठना चाहिए। आप मान लीजिए दिल्ली के अपोलो जा रहे हैं, फोर्टिस जा रहे हैं, मैक्स जा रहे हैं, तो बाकायदा ऐसे कोई अपॉइंट नहीं होता। ये मिशन हॉस्पिटल, क्या मिशन हॉस्पिटल है, हमें उसकी तह में जाना पड़ेगा। तब तो सर एक पॉइंट और है मिश्रा साहब, एक पॉइंट और है। अगर सो कॉल्ड मिशन हॉस्पिटल सामने आया जिसके बारे में हम आप जाने, तो हो सकता है ऐसे छोटे शहरों में और कितने हॉस्पिटल्स होंगे? नहीं, ये देखो, जो ये अनक्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर की संख्या आपने खुद ही बताई है, और ये कई बार ये एक नेसेसिटी भी है हमारे रूरल ट्राइबल एरियाज में जहाँ कोई नहीं है, ना आयुर्वेद है, ना होम्योपैथ है, ना सिद्धा है, ना यूनानी है, ना एलोपैथी है, तो वहाँ पे ये लोग मदद करते हैं। हनीफ साहब, जिस अस्पताल में आप लेकर गए, क्या वहाँ पे अच्छे कार्डियक सर्जन थे, हैं? ऐसी कोई जानकारी थी आपको? आपने इस अस्पताल को क्यों चुना? उन्होंने ऐसा सुना था कि कोई नए डॉक्टर आए। अच्छा, सुना था। क्यों जा रहे हो भाई? नए के पास आप क्यों जा रहे हैं? हमने सुना था, हम लोगों ने सुना था कि वहाँ पे कोई अच्छे डॉक्टर आए हैं। अरे भाई, कैसे आप ऐसे? अब रात में उतनी समय स्थिति ऐसी थी। मिश्रा साहब, थोड़ा ये समझना पड़ेगा कि जिसके घर में एट रैंडम, क्योंकि हार्ट अटैक भी बता के थोड़ी ना आ रहा है, हेलो भाई साहब मैं आने वाला हूँ, तैयारी रखना होता है। मिश्रा साहब, पेशेंट की कंडीशन को भी समझनी पड़ेगी ना कि उनके हालात ऐसे थे और इनको पता चला ये अच्छे डॉक्टर नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, हमें भी अवेयर होना पड़ेगा कि हमारे चारों तरफ कौन से अस्पताल हैं, और पता होता है, ऐसा नहीं है।
आप क्यों चक्कर में पड़ रहे हैं? क्योंकि नया डॉक्टर क्वालिफाइड आया है, कुछ भी आया है, आपको पता ही कुछ नहीं है उसके बारे में, और 4 लोगों को आप जानते भी होंगे शहर में, उनसे परामर्श कर लेना था। ये बाकी लोगों से कह रहा हूँ कि जो लोग इस चक्कर में न फंसे, इनके साथ तो नुकसान हो गया, इसको तो हम वापस नहीं कर सकते। शबनम कुछ कहना चाह रही है, आपकी पत्नी कुछ कहना चाह रही है। शबनम जी बोलिए, क्या कहना चाह रही है? सर ये कहना था कि उस समय पापा को जो इतना मेजर अटैक आया था और उनका दर्द देख के, यहाँ दमोह में छोटा जगह है, मिशन हॉस्पिटल के अलावा और कोई ऐसी हॉस्पिटल नहीं थी जहाँ हम उनको लेके जा सकते। तो हमारे पापा जी की हालत देख के हमारी पहली प्रायोरिटी तो यही थी कि उनको प्राथमिक इलाज मिल जाए, कि वो दर्द से राहत मिल जाए। इसलिए सिवाय दमोह में यह मिशन हॉस्पिटल के अलावा और कोई अच्छी हॉस्पिटल नहीं है। देखिए ये और बहुत क्या है, वो सैटरडे का दिन था, तो यहाँ दमोह में ये है कि सैटरडे एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है ना, अभी सब छुट्टी रखते हैं, अभी शबनम की बातों से आ गया सामने। मैं इस बात को मैं चाहता हूं कि एक बार फिर से इस मंच पे लेकर अश्विनी जी थोड़ा सा आ रहा हूं। मिश्रा साहब 1 मिनट, मिश्रा साहब मैं सिर्फ इतनी बात कहूंगा, मैं बहुत बड़ी लंबी बात नहीं कर रहा है, बोल दीजिए। ये मिशन हॉस्पिटल का, इसमें वहां का जिला प्रशासन को इनको कंप्लेंट करना चाहिए कि वहां मिशन हॉस्पिटल ने मिसगाइड किया है टोटली। इसमें वो तो प्रोसेस है सर, मिसगाइड किया है तो अब कंप्लेन तो है, सबके सामने है ना। डॉक्टर को बख्शना चाहिए, फर्जी डॉक्टर को, ना ही उस हॉस्पिटल को। ये जानबूझ के किया गया है पैसे के चक्कर में। बिल्कुल। अश्विनी साहब एक बात मुझे बताइए, अब देखिए ये बात जो महिला कह रही थी, विक्टिम कह रही थी, उन्होंने कहा कि छोटे जगह पे एक हॉस्पिटल था, कहाँ लेके, और यही तो मजबूरी है। और मुझे लगता है देश में इतनी बड़ी आबादी और छोटे छोटे शहरों में छोटे हर जगह तो अपोलो, मैक्स या फिर बड़े बड़े एम्स को खोल दिया गया ज़रूर है, लेकिन अभी भी वहाँ डॉक्टर की रीच उतनी नहीं पहुँच पाई है। आपको लगता है कि ये चैलेंज है और पेशेंट जाए कहाँ? पेशेंट की मजबूरी है, रोगी की मजबूरी है कि अगर मान लिया उसको आपातकाल में कहीं जाना पड़ रहा है तो वो कहाँ जाएगा? जो उसको या तो उसकी जानकारी होगी या जो उसने सुना होगा कि ये वहाँ का सबसे अच्छा अस्पताल है। नेचुरली यही होता है ऐसे केसेस में, वहीं जाएगा। मैं बार बार दोबारा से एक बार फिर बात कहूँगा कि वहाँ पे जो प्रशिक्षित डॉक्टर हैं उनको अपनी सीमाएं पता होनी चाहिए। अगर उनको मालूम है कि हार्ट अटैक है तो वो उसको ज़्यादा आगे मत बढ़ाएं, जहाँ पे जितनी जल्दी हो सके उसको दूसरी जगह पे रेफ़र करके बल्कि एम्बुलेंस से भिजवाएं। सर मैं आपकी बात को मान लिया और आचार्य साहब भी इस बात को कंसीडर करेंगे जो मैं अगला पॉइंट बोलूंगा, लेकिन कुलदीप पहले कुछ कह रहे थे, वो अपनी बात रख दीजिए, उसके बाद मैं आचार्य साहब। मैं एक चीज़ कहना चाह रहा था, जैसे भी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि भी एकदम से आप वहाँ क्यों गए। जब कोई भी ऐसी परेशानी आती है तो हमारी शरीर जो हमारी बॉडी फाइट एंड फ्लाइट मोड में चली जाती है। हम खुद इतने पैनिक हो जाते हैं, क्या करें, क्योंकि हमने कभी कुछ पढ़ा ही नहीं है। हम जब पढ़ा नहीं है तो हम जाने कैसे हमें क्या करना चाहिए। अगर इसमें सरकार से मैं कहना चाहूँगा वो कुछ ऐसा करे कि जहाँ से बच्चे शुरू में हर बच्चा कुछ ना कुछ मेडिकल फील्ड की पढ़ाई करके आए, जो कि हमारे एकदम अर्जेंट। वो आपकी बात को मैं कंसीडर कर रहा हूँ सर, लेकिन मेरा आज वो प्लेटफॉर्म नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में जो आंकड़े लोकसभा में पेश किए गए ना, उसमें नड्डा साहब ने जो पेश किया उसमें बताया कि हमने मेडिकल सीट्स बढ़ा दी है, इतने कॉलेजेस बढ़ा दिए, सब कुछ आप कर रहे हैं सर, लेकिन फर्जी वाड़ा भी तो बढ़ गया ना सर। मेरी परेशानी ये है कि अगर गांव कस्बा में रहने वाला शख्स एक डॉक्टर लगा के डिग्री, आप कितनों को जाके चेक कर पा रहे हैं? नहीं होती जी चेक। कितनों को चेक कर पा रहे हैं? उनकी डिग्री देख रहे हैं क्या आप? छोटे शहरों में मैंने देखा है, डिग्री देख पा रहे हैं क्या? उन्होंने लिख दिया बाहर MBBS MD। इसमें एक और चीज आई है जी, है ना, बिल्कुल सही। नहीं ठीक है, चीज आई है, हमारा समाधान हो रहा है थोड़ा बहुत, मैं बताता हूँ कैसे। अखिल भारतीय डिजिटल मिशन में हम सभी डॉक्टरों को और अपनी जो सुविधा जो हम प्रदान करते हैं उनका रजिस्ट्रेशन आवश्यक है, और वो सारी की सारी जो डाटा है वो आप सबके लिए उपलब्ध है। आचार्य साहब मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो। मुझे लगता है एक टारगेट होता है मनी अर्न करने का। आपने अस्पताल खोला, महंगे महंगे वहाँ पे आपने सामान डाले हैं इलाज के लिए, और जो पेशेंट दरअसल पेशेंट है, एक्चुअली कष्ट में है, वो उसका कष्ट है, उसके परिवार वालों का कष्ट होगा, बट अस्पताल के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल या फिर जैसे भी डॉक्टर्स हैं, कोई भी डॉक्टर जो अपनी पर्सनल प्रैक्टिस, उनके लिए वो क्लाइंट है, राइट? यस। और उनको पता है कि मैं ट्रीटमेंट को कैसे इन्हांस करूं या फिर क्या कंडीशन है जिससे मेरी अर्निंग भी बने। तो सोर्स ऑफ अर्निंग तो वही है ना, पेशेंट ही है। और शायद ये भी वजह है कि पेशेंट जो है मौत के आगोश में चलता है और ये लंबा होता गया। आपने इसी केस में देखिए, और मैं तो सिर्फ एक केस रख रहा हूँ सर, अभी तो आई हैव एग्जाम्पल्स, मतलब 7 मौतों का वो गुनहगार बना है जो सामने आया है। दिस एन एडमिटेड फैक्ट, क्योंकि जितने भी हॉस्पिटल बना हुआ है, आप देखिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल जहाँ पे भी है,
वहाँ पे डॉक्टर का अवेलेबिलिटी वेरी लेस। इवन वो डॉक्टर उनको जो 3-4 घंटा 8 घंटा ड्यूटी देना है वो अपना वहाँ ड्यूटी दे रहे हैं, लेकिन तुरंत किसी दुकान में के पिछवाड़े में जाकर अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं स्टेट की बात कर रहा हूँ। अच्छा, हो क्या रहा है नाउ, ये जो अर्निंग्स है, एवरीबॉडी इज रनिंग आफ्टर मनी ओनली। हाँ, नेचुरली। अच्छा, अभी एक पेशेंट जैसे इनके बात है, उनको क्या पता है वो उनके पास डिग्री है नहीं है? बिल्कुल सही बात, क्योंकि आदमी तो मर रहा है। हाँ। अभी उसको चेक करने के लिए वो तो जाएगा हॉस्पिटल में। अभी इट इज द हॉस्पिटल रेस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव एन इमीडिएट इलाज। जैसे भाई साहब, आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे जेब में अभी भी 4 गोली रखा हूँ। एनीथिंग हैपन्स, आई विल जस्ट पुट इट इन माई टंग। ये मैं तो सबको बताना चाहता हूँ। वो जो गोली है ना हार्ट अटैक आने के तुरंत, वो सभी अपने पास रखना चाहिए और 1 साल के अंदर उसको फिर चेंज करना चाहिए, क्योंकि एक्सपायरी डेट है। क्योंकि कभी कुछ आए, एटलीस्ट 4-5 घंटा आपको मिल जाएगा। इफ इट इज ए मेजर हार्ट अटैक। क्या डॉक्टर साहब सही है? मेरे डॉक्टर साहब मेरे को बताया था, इसलिए मैंने रख कर चलता हूँ। अच्छा, ये बता ही दीजिए, कम से कम इन्होंने पब्लिक अवेयरनेस वाली बात बोली है, अगर ये सही है तो, अगर मिथ है तो कोई बात नहीं, वो भी अवेयर हो जाए। देखिए, चेस्ट पेन के कई कारण हैं, केवल हार्ट अटैक नहीं है। पर जो दवा बताई गई है, मोस्ट लाइकली एस्पिरिन बताई गई होगी, उसका कोई नुकसान नहीं है उस टाइम अगर अब चबा ले। साइट्रेट टाइप का। बिल्कुल। आचार्य साहब, मुझे फाइनल एक अपना ओपिनियन रख दीजिए, ऐसे पब्लिक को कैसे अवेयर करेंगे? क्योंकि मैं तो ये जानता हूँ, शायद सेतिया साहब भी जानेंगे और मिश्रा जी भी इस बात को मानेंगे, कि रैंडमली अगर आप अभी छोटे इलाकों में पहुँचेंगे और डॉक्टर, भले ही वो पीएचडी किया हुआ डॉक्टर की डिग्री लेके जाए, तो शायद सामने वाले को ये लगेगा ये डॉक्टर लिख रहे हैं तो ये डॉक्टर होंगे, उनसे दवा पूछ लेंगे। जब आपके पास पब्लिक अवेयरनेस ही नहीं है कि डॉक्टर का नाम आगे होना, उनके पास क्या उनकी अथॉरिटी है, कहाँ तक उनकी लिमिटेशन है, क्योंकि पब्लिक को भी तो पता होना चाहिए। क्या पब्लिक अवेयरनेस पे हम काम कर रहे हैं कि डॉक्टर्स क्या होते हैं? पब्लिक अवेयरनेस के ऊपर कोई काम नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट हैज़ टू मेक द अवेयरनेस कैंपेन। जब तक गवर्नमेंट कोई कैंपेन नहीं करेगा एट द विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल, तालुका लेवल्स, टू क्रिएट एन अवेयरनेस अमंग द पब्लिक, क्योंकि जब तक वो नहीं होगा कहाँ से हो पाएगा? अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अभी रिसेंटली एक हॉस्पिटल में मेरे बेटे वहाँ पे एमएस कर रहा है, मैं नाम नहीं लूँगा, बिकॉज अभी वो एक पेशेंट आ गया, उसको तुरंत ऑर्थोपेडिक केस था, उसको तुरंत ऑपरेशन कर दिए। ऑपरेशन करने के 2-3 घंटे बाद एक्सपायर कर गया। ये भी हो रहा है। तो दैट मीन्स इट इज़ ऑल अर्निंग मनी ओनली। मैंने इसलिए तो पॉइंट कहा ना कि सर, हॉस्पिटल बड़े बड़े खुल गए हैं, प्राइवेट हैं, और पेशेंट या अपना जिसका हो उसके लिए वो उसका अपना हो सकता है, सामने वाला तो बिजनेस कर रहा है। थोड़ा सा बीच में विषय से भटक जाते हैं हम लोग। मेरा कहना सिर्फ एक ही है कि कोई भी, ये सबको समझना है कि कोई भी, और डॉक्टर मिश्रा मेरे से सहमत होंगे, कि कोई भी पैथी, कोई भी सिस्टम ऑफ मेडिसिन अपने आप में पूर्ण नहीं है। राइट, बिल्कुल। कोई किसी में बेहतर है, कोई किसी में बेहतर है। अगर मान लिया क्रॉनिक सिकनेस है जिसके अंदर हम केवल दवाई दे रहे हैं, जैसे पेन है, जॉइंट पेन्स हैं वगैरह वगैरह, देखिए हर सिस्टम में तरक्की हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो वो हमको मालूम है कि अच्छा ये नहीं है। लेकिन सर, इस अवेयरनेस में क्यों नहीं तरक्की हो पा रही है हमारे देश में? सर, अवेयरनेस का काम चल रहा है सर, डेफिनेटली। नहीं, अगर चल रहा होता तो सर ऐसे केसेस नहीं आ जाते ना सर। बहुत सारी अवेयरनेस चल रही है। आप गाँव में जाइए, मैं बता रहा हूँ आपको, वहाँ पे जो अंधविश्वास है जिसको कहते हैं ना, कोई कहता है जो फलाना आदमी के पास चले जाओ, वो आपके उसका प्रमाण हमारे चैनल नहीं देखा है। ऑपरेशन पाखंड में ऐसे ही लोग बैठे। मिश्रा साहब, फाइनल कमेंट। कोविड जैसे महामारी से हमारा ये देश लड़ गया सिर्फ आप डॉक्टर्स की वजह से। इतनी बड़ी आबादी, लोग क्या कह रहे थे कि कोविड में अगर भारत में आ गया तो कैसे संभलेगा, लेकिन सर ये फर्जी डॉक्टर नहीं संभल पा रहे, कैसे संभालें इसको? नहीं, ये देखिए, मैं फिर से आपको यही कहूंगा, ये मिशन हॉस्पिटल की अभी मैं वेबसाइट देख रहा था। वेबसाइट इतनी इम्प्रेसिव है इनकी। दूसरा हॉस्पिटल दमोह हॉस्पिटल है, दमोह में एक सिटी हॉस्पिटल है, एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दमोह है, एक संजीवनी हॉस्पिटल है। अब ये मिशन हॉस्पिटल का अगर जांच पड़ताल की जाए, क्योंकि गलती इनकी है, इन्होंने किसी को भी बुला के कहा ये लंदन से आ गया, नया डॉक्टर है, और इनको। चलिए मिश्रा जी, मेरे पास समय चूंकि इतना ही है, लेकिन एक बात तो ज़रूर है कि वो
अस्पताल की गलती हो या ना हो, लेकिन गलत तो वो भी है, अस्पताल की गलती तो है ही, गलत तो वो भी है जो राइट सर। एंड इसको जो है ना प्रशासन को एक्शन लेना पड़ेगा, प्रशासन को एक्शन लेना पड़ेगा। एंड सर यही तो मैं कह रहा हूँ कि हम जितनी भी हमने चर्चा की वो बेफिजूल है, उससे कुछ नहीं निकलने वाला। ठीक है, ये सारी पॉसिबिलिटीज है सर। जिला प्रशासन को इस अस्पताल के खिलाफ एक्शन करना चाहिए। फाइन सर, ये आपकी आवाज में कम से कम पहुंच रहा है, बट हम जिला प्रशासन या उस अस्पताल तक नहीं सीमित होना चाह रहे हैं। हम अगर देशव्यापी ऐसे फर्जी डॉक्टरों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं तो उसमें एक हिस्सा है सर। और इसलिए ये जरूरी है मिश्रा साहब, क्योंकि मुझे पता है कि फाइट अगेंस्ट कोविड में यू वर द एक्टिव मेंबर। जब हमारा देश 140 करोड़ की आबादी में इस महामारी से लड़ सकता है सिर्फ डॉक्टर्स की वजह से, तो हम इस फर्जी डॉक्टर्स की मुसीबत से क्यों नहीं लड़ पा रहे हैं? मेरा प्रश्न ये था। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप लोगों ने समय निकाला, और आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं समझ सकता हूँ आप लोगों के लिए थोड़ी स्थिति वैसी माकूल नहीं थी जहाँ पर मैं कुछ और आपसे पूछ पाऊँ, क्योंकि आप लोगों को अपने खोने का गम है। बहरहाल अपना ख्याल रखिएगा, आप लोगों का ही बहुत बहुत शुक्रिया, और आप भी अपना ख्याल रखिए, और कम से कम फर्जी और असली का अंतर समझने की कोशिश कीजिए। ये ज़रूरी नहीं कि हर कोई जो आला टांगा हुआ है डॉक्टर है, समझदार बनिए, नहीं तो देखिए कैसे कैसे हैवान, दरिंदे, ये दानव घूम रहे हैं जो किसी की भी जान लेने को आमादा है। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।